सीनियर सिटीजन की लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स होती है। हमने अपने बचपन में खुद अपने हाथों से मिट्टी को लेके खिलौने पका के बना के उनसे हमने खेलना शुरू किया था और आज हम कहाँ जा रहे हैं, एआई तक पहुंच गया है। मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि पहले के दशक में कैसा एक पेरेंट किड रिलेशनशिप होता था और आज किस तरह पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप घूम के बनाया है। बच्चों को अपनी प्रोग्रेस दिखती है और उनको ये नहीं दिखता कि उनको यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन थे। क्या यही एक माँ बाप और बच्चों का रिलेशन होना चाहिए? जब फादर की डेथ हुई तो एक बेटा आया, उसका जो भी दाह संस्कार जो भी करना था किया, तो लोगों ने पूछा भाई आपका दूसरा भाई क्यों नहीं आया? तो उसने कहा जब माँ की डेथ होगी तब वो आएगा। बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में देख रहे होते हैं तो उनको भी एक इफेक्ट तो डेफिनेटली पड़ता हुआ है। तो पहले क्या हम कहते थे कि हम अपने माँ बाप के घर में रह रहे हैं, आजकल बच्चे कहते हैं कि माँ बाप हमारे घर में रह रहे हैं। तो आज का युग कहाँ जा रहा है? मैं इंडियन आर्मी में 32 साल सर्विस करने के बाद कर्नल के रैंक से 2004 में रिटायर हुआ था। तो 2008 में एक संस्था बनी थी, फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम गुड़गांव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस ऑर्थोकास्ट शो में वेयर एक्सपीरियंस स्पीक्स लाउडर देन योर ओपिनियन। सो आज हमारे इस ऑर्थोकास्ट शो में एक स्पेशल गेस्ट है जो कि प्रेसिडेंट है एक सीनियर सिटीजन फोरम के, और वो गुड़गांव का सबसे बड़ा ग्रुप है। और मैं स्वागत करता हूँ कर्नल साहब का। कर्नल आर.के. शर्मा जी, स्वागत है आपके इस ऑर्थोकास्ट शो में। मुझे लगता है आप लीडर ऑफ द पोस्ट है, तो आपका इंट्रोडक्शन आप ही के मुंह से सुनते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग शायद आपको जानते हैं। लेट्स शेयर, आप करते क्या हैं, क्या क्या चीजें कर चुके हैं आपके बारे में। मैं इंडियन आर्मी में 32 साल सर्विस करने के बाद कर्नल के रैंक से 2004 में रिटायर हुआ था। उसके बाद मैंने एक आईटी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के तौर से काम किया, एक पीएसयू में भी काम किया, और फिर मैंने सोचा मुझे कुछ थोड़ा हटके करना चाहिए। तो 2008 में एक संस्था बनी थी, फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम गुड़गांव। मैं उनके साथ जुड़ा 2012 से और अभी तक मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, और आज मैं आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम गुड़गांव। इसके अलावा हमने एक रिसेंटली एक कंपनी बनाई है, मुस्कान फॉरएवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसका मैं फाउंडर हूँ, और मैं अपने इलाके के आरडब्ल्यू का प्रधान भी रहा हूँ टिल वेरी रिसेंटली। और मेरा मेन पैशन ये रहा है कि सोशल सर्विस करना, और स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन। सर, एक सीनियर सिटीजन की लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ छोटे जॉय भी होते हैं, आपस का एक ग्रुप होता है, और बहुत सारी छुपी हुई स्टोरीज होती है, जिनमें से एक टॉपिक आता है कि पेरेंट एंड किड या चिल्ड्रन रिलेशनशिप। आप इतने सारे लंबे दौरान पे रहे हैं प्रेसिडेंट, तो आपको बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनने को मिली होंगी जो कि मुझे लगता है कि एरा के एक स्टार्टिंग से डिफरेंट एरा की तरफ जाने के उसमें है। सो मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि पहले के दशक में या आपके एकदम इनिशियल टाइम में कैसा एक पेरेंट किड रिलेशनशिप होता था और आज किस तरह पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप घूम के बनाया है। मैं अभी 75 का हो गया हूँ। 1950 में मेरा जन्म हुआ था। हमारा जो बचपन था, हमने अपने बचपन में खुद अपने हाथों से मिट्टी को लेके खिलौने पका के बना के उनसे हमने खेलना शुरू किया था, और आज हम कहाँ जा रहे हैं, एआई तक पहुंच गया है। जमाना आगे बहुत बढ़ रहा है स्पीड से, और लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन इस दौड़ में कहीं ना कहीं जो हमारी पीढ़ी है वो पीछे छूट गई है, जिन्होंने अपना सब कुछ दिया। जो आज को दिखता है इस देश में, वो हमारी जनरेशन का ही उसमें योगदान है, और हम अपने आप को बड़ा लकी मानते हैं। हमारी जनरेशन जो उस समय के लोग हैं, वी आर वेरी लकी पीपल, वी हैव सीन सच ए ग्रेट चेंज इन दिस स्पैन ऑफ टाइम। लेकिन अभी देखते क्या है कि ऐसा ऐसा इस भाग दौड़ में बुजुर्ग पीछे छूटते जा रहे हैं, और ये अभी नेग्लेक्टेड कैटेगरी में आते जा रहे हैं। बच्चों को अपनी प्रोग्रेस दिखती है और उनको ये नहीं दिखता कि उनको यहाँ तक पहुंचाने वाले कौन थे और यहाँ तक लाने वाले कौन थे। सर, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होंगी जो कभी कभी आपको परेशान भी करती होंगी, और आपको लगता होगा कि क्या किया जा सकता है।
तो कोई ऐसी स्टोरीज हैं जो आपको लगता है कि जिससे आपको भी सोचने में कभी कभी परेशान कर दिया हो कि क्या यही एक माँ बाप और बच्चों का रिलेशन होना चाहिए? एक बड़ी दुखदाई स्टोरी है। एक परिवार था किसी बाहर के शहर में, शहर का मैं नाम नहीं लूंगा। माँ बाप रहते थे वहां पे और उनके बच्चे यूएस में थे, 2 बेटे थे। तो जब फादर की डेथ हुई तो एक बेटा आया, उसका जो भी दाह संस्कार जो भी करना था किया। तो लोगों ने पूछा, भाई आपका दूसरा भाई क्यों नहीं आया? तो उसने कहा, जब माँ की डेथ होगी तब वो आएगा। तो आज का युग कहाँ जा रहा है, बड़ा दुखद है लेकिन हकीकत है। यस, इस तरह तो मुझे लगता है कि हमने भी कभी नहीं सोचा होगा। मुझे भी खराब लग रही है ये स्टोरी सुन के। तो और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ये सब अगर स्टोरीज हम देखते हैं तो इनका तो मुझे लगता है कि छोटे बच्चों पर भी असर पड़ता होगा, और बच्चे भी अपने पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि पेरेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट मतलब अपने पेरेंट्स के बारे में क्या देख रहे हैं, तो बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में देख रहे होते हैं, तो उनको भी एक इफेक्ट तो डेफिनेटली पड़ता होगा इनका। डेफिनेटली। मैं एक बच्चा था और उसके फादर ने उसको पूछा कि ये तुम अलमारी के पीछे तुमने क्या छुपा रखा है? तो उस बच्चे ने एक टूटा हुआ बर्तन छुपा रखा था वहां पे। तो फादर ने बोला, निकाल के लाओ, तुमने क्या छुपा रखा है? तो जब निकाल के लाया तो फादर ने देखा, भी ये क्या टूटा हुआ बर्तन तो छुपाया हुआ है? कहता, पापा ये आपके लिए है, जैसे आप अपने माँ बाप को देखते हो, पिताजी को जैसे आप कर रहे हो, जब आप बड़े होंगे तो मैं भी आपके साथ यही सलूक करूंगा। तो ये आज की जो नई पीढ़ी है उनका ये भावना है उनकी। आई थिंक बहुत ही सैडेंड वो है कि जो बच्चे देख रहे हैं वही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए देख रहे हैं, वही शायद अपने पेरेंट्स के साथ वो करने वाले हैं। तो इस रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस है। सो आपको क्या लगता है कि इन चैलेंजेस को कैसे मतलब मीट किया जा सकता है, इनको कैसे कम किए जा सकते हैं इनको? ये एक्चुअली जनरेशनल गैप है। जैसे जब हम लोग थे तो हमारे बड़े थे, तो जो उन्होंने कह दिया दैट वाज द लास्ट वर्ड। जैसे मेरे पेरेंट्स थे, उनके हम 5-6 बहन भाई थे, वो एक छत में हम सब लोग रहते थे। हमारे भी दो दो बच्चे हैं और आगे की जनरेशन तो पता नहीं कहाँ जा रही है। तो पहले क्या हम कहते थे कि हम अपने माँ बाप के घर में रह रहे हैं, आजकल बच्चे कहते हैं कि माँ बाप हमारे घर में रह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, जो कि दुखदाई है। बच्चे सोचते नहीं है कि जिन्होंने तुमको यहाँ तक लाके खड़ा किया है, अब तुम उनको कह रहे हो कि मेरा बाप मेरे घर में रह रहा है। दुख की बात है। तो ये चेंजेस मतलब सिग्निफिकेंटली वो आए हैं। जैसे कि अगर हम देखें आपके टाइम में अराउंड 50s 60s या 70s के जनरेशन में अगर हम देखें, तो उस टाइम में ये नॉर्मल सी बात होती थी कि हम पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और पेरेंट्स के घर में ही है, और कभी इस पे कोई सवाल या जवाब, कोई बाहर रहता है तो ये जवाब सवाल पूछा जाता है, ये बाहर रहता क्यों है? वर्सेस आज के न्यूक्लियर फैमिलीज में सब बाहर ही रहते हैं, और घर पे अगर कोई रह रहा है तो पूछते हैं कि ये अपने बुजुर्गों के साथ क्यों रह रहा है। डेफिनेटली एक बड़ा चेंज है मुझे लगता है इसका। जनरेशनल चेंज एंड मे बी perhaps we are trying to copy the West and the culture of West। जिन्होंने देखा होगा, आप जानते हैं कि वहां पर कोई किसी के साथ कोई किसी का कोई प्यार नहीं, कोई मोह नहीं, सब अलग रहते हैं। मैं यूएस में गया था तो मेरी बेटी ने वहां पर एक प्रॉपर्टी खरीदी। जब हम वहां पर गए तो पीछे एक अंग्रेज मियाँ बीबी वो आए, हेलो किया। तो वो बुजुर्ग बाप कहने लगा, मैं सोचता था कि शायद ये प्रॉपर्टी मेरा बेटा ले ले तो शायद कुछ मेरे नजदीक आ जाए। इसी शहर में रहता है लेकिन कहीं और रहता है। तो वो चीजें अभी भी यहाँ पर भी होती जा रही हैं। बड़े शहरों में तो देखा गया है कि एक कॉलोनी में माँ बाप रहने हैं, बेटा वहां से 10 किलोमीटर दूर दूसरी कॉलोनी में रह रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। ये दुर्भाग्य की बात है इस देश में, जिस देश में कि बुजुर्गों को हमेशा सेवा भाव से देखा गया है, उनकी इज्जत की गई है। तो ये थिंग्स आर चेंजिंग ड्रास्टिकली। सर एक इशू जो मैं मतलब जानना चाहूंगा, बहुत सारे एल्डरली भी ऐसे होते हैं कि वो अपने घरों में रहते हैं, और बहुत सारे केयरिंग बच्चे भी होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके माँ बाप उनके साथ आके रहें। बट बहुत समय क्या होता है कि एल्डरली लोग भी या बुजुर्ग भी रिफ्यूज करते हैं कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं जहाँ पे हूँ वहीं ठीक हूँ। तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा ऐसा है, और ऐसा मतलब
उनको ये फीलिंग आती है कि मैं अपनी जगह पे ही ठीक हूँ, rather than मूव करके बड़े शहर में या किसी जगह और जाऊं जहाँ पे बच्चे रहते हैं। इसका बेसिकली कारण क्या है कि हमारा जो समाज था, एक संयुक्त परिवार रहते थे, इकट्ठे रहते थे, गांव में हो या शहर में हो, सब एक दूसरे को जानते थे, दुख सुख में इकट्ठे होते थे। और बड़े शहरों में, चाहे वो फॉरेन में हो या इंडिया में हो, बड़े शहरों में पड़ोसी को पड़ोसी नहीं जानता। तो अगर माँ बाप अपने बच्चे के साथ आके रहते हैं तो उस घर तक ही सीमित होकर रह जाते हैं, कोई उनको मिलता नहीं, कोई जानता नहीं। तो मियाँ बीवी ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, माँ बाप घर में अकेले रह गए, तो कैसे समय बिताएं। तो इसलिए उनको अच्छा लगता है कि अपने घर में ही रहें, ताकि लोग उनको, चार लोग जानते हैं, शाम को सुबह उठते बैठते बातचीत करते हैं, तो उनका टाइम कट जाता है। तो ये एक बड़े शहरों की एक समस्या है। इट्स अ फैक्ट। सर, इन बीच कुछ ऐसी हैप्पी मेमोरीज होती होंगी, हैप्पी मोमेंट्स होते होंगे, हैप्पी स्टोरीज होती होंगी जो आपने लास्ट 12 साल में बहुत सारी सुनी होंगी। कुछ ऐसी स्टोरीज पे आप एनलाइटमेंट दोगे कि लोगों को, जो बहुतों को पता नहीं है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग जो है वो जानते हैं कि जैसा कैसे समय अभी आया है तो इसको तो काटना तो पड़ेगा ही। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जैसे एक मैं उदाहरण दूंगा, एक प्रोफेसर साहब है 92 प्लस, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी 10 साल पहले। तो 10 साल पहले उन्होंने हॉबीज अपनी शुरू करी। पोएम वो लिखते हैं, पोएम बोलते हैं, गाना गाते हैं, आर्ट सीखा उन्होंने, एग्जीबिशन लगाते हैं इंडिया में भी और बाहर भी जाके लगाते हैं, और खुश रहते हैं। और उनका मानना है कि जिंदगी को अगर काटना है तो कोई ना कोई साधन अगर होगा तो कटेगी। तो उम्र तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उसको बिताना कैसे है वो तो आदमी के खुद के हाथ में है। ऐसे और बुजुर्ग हैं 90 ईयर्स, हम जहाँ भी कोई फंक्शन करते हैं, जहाँ भी मीटिंग करते हैं, वो हमेशा पहुंचते हैं। और 85 प्लस के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने एक म्यूजिकल ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें 85 प्लस लोग गाना गाते हैं, मस्ती करते हैं, डांस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज लॉस्ट। पीपल हैव रियलाइज्ड, एल्डरली पीपल हैव रियलाइज्ड दैट उनको अपनी जिंदगी को काटना पड़ेगा, तो उसके लिए साधन कोई ना कुछ होना चाहिए। और लोग खुश हैं, काफी लोग खुश भी हैं, ऐसा बात नहीं। आपने जो 80s 85 90 95 की बात बताई, तो आपको क्या लगता है, मतलब कि क्या ये एज जो है सच में एक एज है या एक नंबर है जो माइंड में घूमता रहता है? तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सीनियर सिटीजन के लिए। एज टू माई माइंड इज जस्ट ए नंबर। तो इसमें मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने हमने जो कंपनी बनाई है मुस्कान फॉरएवर प्राइवेट लिमिटेड, बुजुर्गों की सेवा के लिए है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, तो मैं लोगों को बताता था, अपने फ्रेंड्स को, किसी का कॉल आ गया, अरे भाई मैं एक मुस्कान फॉरएवर कंपनी बनाई है, बुजुर्गों की सेवा के लिए बनाई है। तो मेरी वाइफ कहने लगी, आप क्या हो, आप भी 75 प्लस हो, तो ये बुजुर्ग क्या होते हैं? मैं कहा, मुझे तो नहीं लगता मैं 75 प्लस हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं वॉक करता हूँ 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, और मैं सेवा भाव में लगा हुआ हूँ। तो मैं कभी सोचा नहीं उम्र के बारे में कि उम्र 75 क्या होती है, 80 क्या होती है, 85 क्या होती है। तो ये अपने अंदर की बात है। अगर आप सोचते हो कि आप बुजुर्ग हो गए तो आप हो गए, अगर आप नहीं सोचोगे तो नहीं हुए। इसका एक अच्छा उदाहरण है अपने क्या नाम है, वाजपेयी साहब, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अभी 80 प्लस में वो इस देश को संभाल रहे थे। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं 80 का हो गया हूं, मैं देश को नहीं संभाल सकता। अगर वो और मौका मिलता तो और भी करते। मनमोहन सिंह जी हैं, काफी उम्र के थे, देश को संभालते थे। तो ऐसा अपने मन के अंदर से आता है। ये लोग जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हम तो ऑर्डिनरी 8 घंटे काम कर लिया तो सोचते बड़ा काम हो गया, ये लोग तो 18 घंटे काम करते। तो मेरे मानना है कि एज अपने दिमाग में है, शरीर में तो आप जो सोचोगे वही होगा, पहले दिमाग से चलती है। इट्स जस्ट ए नंबर। आपने ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मुझे लगता है कि ये मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा। बीइंग ए नी सर्जन, हमारे पास बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं और उन बुजुर्गों में बहुतों का ये होता है कि अब तो मेरी उम्र 70 75 80 85 हो गई है, तो मैं घुटने बदलवा के करूंगा क्या, मेरा तो टाइम आ गया है। ठीक है, और मैं उनको ये समझाने की कोशिश करता था कि एज इज इन माइंड, सो एक नंबर है वो, उस पर आप जरूरी नहीं है कि आप उसी तरह बिहेव करें, जैसा आप मन में बिहेव करेंगे वैसा ही है। बट ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अगर एक 100 करोड़ लोगों का देश को चलाने वाला जो आदमी है, उसकी उम्र अगर 70 80 90 की है और वो उसको सही तरीके से चला पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको किसी को भी मानने की जरूरत है कि एज हो गई है,
लगता है ये सब मेंटल फीलिंग है, उसे लगता है कि सबको इसको हटाना चाहिए, और जिस तरह से जो जीना चाहता है, जिस एज का दिखना चाहता है, उसी तरह का वो फील करता है अपने आप को। तो दिस इज ए टेक होम मैसेज फॉर एवरीवन कि आप जैसा फील करेंगे, जिस एज का फील करेंगे, वैसे ही लगेंगे। तो फील करें वही यंग, तो रहेंगे यंग, जैसे कि कर्नल साहब हैं हमारे। सो कर्नल साहब, एक मैं मतलब अपने बचपन की स्टोरी आपको बताऊंगा कि हम लोग हमेशा जैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाते थे, तो पेरेंट्स डेफिनेटली बाहर रहते थे, तो हम लोग गर्मियों की छुट्टियां होती थी, और एक ट्रेंड हुआ करता था तब के टाइम में कि हर गर्मियों की छुट्टी में सब लोग अपने गांव में या अपने मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के घरों में जाते थे। और हमारा जो गांव था वो काफी दूर था, आसाम में था, तो उसको जाने के लिए 2 दिन 3 दिन का टाइम लगता था ट्रेन में उस समय। सो ये होता था कि जाना है तो लंबे ड्यूरेशन के लिए जाना है, और 2 महीने की छुट्टी में ऐसा होता था कि हर दूसरे साल जाने को मिलता था, क्योंकि पेरेंट्स की छुट्टी उसी तरह की होती थी, और हम उसके लिए बहुत वेट करते थे। बट आजकल के टाइम पे मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हम लोग देखते हैं या बच्चे देखते हैं, वो लोग गर्मियों की छुट्टी में कहीं घूमने जाने की बातें कर रहे होते हैं, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वहां जाने की बात नहीं कर रहे होते, या वो कोशिश करते हैं कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ड्यूरिंग नॉर्मल पीरियड, जब छुट्टियां होती हैं तब ना बुला के नॉर्मल टाइम पे बुला लें, और उनको वहीं पे बुला के वापस भेज दें। तो क्या लगता है आपको, ये गैप क्यों क्रिएट हुआ है, और इस गैप से रिलेटेड कोई स्टोरी आपके पास है तो डेफिनेटली बताइए। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किसी पेरेंट्स ने, किसी फादर ने अपने बेटे से पूछा, अपने बच्चों से पूछा कि आपके जो दादा दादी हैं वो कहाँ पे रहते हैं। तो बच्चे ने जवाब दिया, एयरपोर्ट पे रहते हैं। बोले भाई एयरपोर्ट पे कैसे रहते हैं? कहता हम तो ये जानते हैं, जब वो आते हैं हम उनको एयरपोर्ट से लेने चले जाते हैं, और जब वो जाते हैं हम उनको एयरपोर्ट छोड़ देते हैं। तो हमारा मानना है वो एयरपोर्ट पे ही रहते हैं। that's a very interesting story, and मुझे लगता है कि बहुत लोग, बहुत छोटे बच्चों को तो ऐसा लगता भी होगा, क्योंकि वो हमेशा एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से ग्रैंड पेरेंट्स को लेके आते हैं और वहीं छोड़ के आते हैं, तो उनको लगता होगा वहीं कहीं रहते होंगे। एंड दैट्स वेरी, मुझे लगता है कि सैड पार्ट। हमें ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलके रहने का मौका जरूर लेना चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं कि एक मैसेज आप बच्चों को देना चाहते हैं, ठीक है, बुजुर्गों की तरफ से, एज ए मतलब फेडरेशन के प्रेसिडेंट, सारे बच्चों को एक मैसेज देना चाहते हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, अगर वो बच्चों में दी जाए, तो वो संस्कार जो बच्चों को दिए जाएं, ये काम दादा दादी का है, नाना नानी का है, माँ बाप का है, और अगर उनको संस्कार दिए जाए और उनको बताया जाए कि ये जो हमारा देश था, ये एक ऐसा देश था जिसमें कि पूर्वजों को हमेशा उनकी सेवा की जाती थी, उनकी इज्जत की जाती थी। अभी भी बहुत सारे परिवारों में जो बुजुर्ग चले गए हैं, साल में एक दफा उनकी भी पूरी सेवा का एक पखवाड़ा होता है, 15 दिन उनके सेवा की जाती है। तो ऐसे देश में अगर उनको, बुजुर्गों को वो ख्याल रखेंगे, तो बुजुर्ग आशीर्वाद दे सकते हैं, उनके पास और तो कुछ होता नहीं देने के लिए। और आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है, हमारा मानना है कि उसमें बड़ी ताकत है। हम तो वो आशीर्वाद लेके यहाँ तक पहुंचे हैं, और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इस तथ्य को माने, समझे, इसकी ताकत को जाने और माने। और इसके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली में सरकार को और जो टीचर्स हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, घर में माँ बाप को करनी चाहिए, और समाज में जो समाज सुधारक हैं उनको इस बात को समझाना चाहिए कि एक एज है जिसमें कि एक मदद की जरूरत होती है। अगर वो मदद ना मिले तो बहुत तकलीफ होती है। आप कुछ कर तो सकते नहीं, मजबूरी है हर एक आदमी की। लेकिन मुझे लगता है कि अगर समाज को ये बताया जाए कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का ख्याल रखे, जैसे बुजुर्गों ने बच्चों का ख्याल रखा, तो अब इट शुड बी गिवन बैक टू देम इन सम फॉर्म। तो ये संस्कारों की बात, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन भी बहुत समय दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, ठीक है, और कभी कभी उनके घर में कुछ कुछ ऐसी चीजें चल रही होती है जो शायद वो आपके साथ आके शेयर करते हैं। ऐसी में कुछ खराब
दुखद वाली स्टोरीज भी होती है, कुछ अच्छी वाली भी होती है, मोस्टली दुखद ही होती है। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि बहुत समय लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या लोगों से बात करना, घुलना मिलना भी बंद कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस पॉडकास्ट के थ्रू कि सीनियर सिटीजन भी अपना मन ना खराब करें, उनको भी एक हौसला रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी तरफ से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक माहौल जैसे चल रहा है, लोग सेल्फिश हो गए हैं, बच्चे खास करके। वो सोचते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है जितनी जल्दी हमारे नाम हो जाए उतना अच्छा है। तो सबसे बड़ा मैसेज तो मैं ये दूंगा, चाहे कितना भी बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल क्यों ना हो, जो आपके पास है आखिरी दिन तक अपने पास रखेंगे तो शायद आपको कोई पूछेगा। अगर आपने इमोशनली आके उनके नाम कुछ करवा दिया, पैसा या प्रॉपर्टी, तो वो उसके बाद आपकी वैल्यू उनके दिमाग में कम हो जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब तक वो हैं उनको घर से बाहर निकलना चाहिए, सवेरे शाम घूमना चाहिए, आस पड़ोस के लोगों को मिलना चाहिए। मिलने से, कहते हैं, दुख बांटने से आधा होता है और खुशी बांटने से दुगनी होती है। तो अगर आपको कोई दुख भी है, तो अगर आप बांटोगे तो आप मान के चलो कि आपको उसमें बड़ा सुकून मिलेगा। और आजकल बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, जैसे हर एक कॉलोनी में, बड़े शहरों में सीनियर सिटीजन फोरम्स हैं, एसोसिएशंस हैं, हमारे जैसे फेडरेशन है, पूरे गुड़गांव के लिए है। मुस्कान ऐसी संस्थाओं से जुड़ोगे तो आपको बहुत सारे अच्छे लोग आके बातें बताएंगे। डॉक्टर आपसे अच्छी बात करेंगे आके, कोई योगा की बात करेगा, कोई आपसे फिजियो की बात करेगा, कोई अलग अलग स्पेशलिटी की बात करेगा। और नहीं तो म्यूजिकल ग्रुप्स हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। जो लोग जिनको अपना जीना अच्छा करना है, गुड़गांव में कम से कम 10 म्यूजिकल ग्रुप हैं जो कि बुजुर्गों के हैं। हमारा भी एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से घर से निकलें। घर में बैठ के सोचने से कुछ नहीं होता। सोचने से तो आप सिर्फ सोचते रहेंगे, ऐसा ऐसा आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, किसी को डिमेंशिया हो जाएगा, किसी को कुछ और हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि घर से बाहर निकलें, बाकी जो ताजी हवा है उसमें आके देखें, और बाहर आके देखें दुनिया कहाँ जा रही है। इसको उस नजरिए से देखेंगे तो उनका जो भी ओल्ड एज है अच्छी कट जाएगी। अगर घर बैठे रहेंगे तो ऐसा ऐसा आपकी बॉडी भी आपका साथ दे देगी, आप नहीं देगी, आपका माइंड भी आपका साथ देना बंद कर देगा, तो आपको बुरा ही लगेगा। बेहतर है कि कम आउट ऑफ योर हाउसेस, एंजॉय योर सेल्फ। जो ऊपर वाले ने जितने दिन दिए हैं उसको पूरा भरपूर उसका आनंद उठाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो। मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट का एक टेक होम मैसेज जो मुझे लगता है एंडिंग में मुझे देने की जरूरत है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने आज बताई वो है कि दुख और खुशियां बहुत सारी चीजें होती हैं और उनको बांटने से, ये वाला मैसेज कि सुख बांटने से डबल होता है और दुख बांटने से आधा होता है। और ये एक सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ा टेक होम मैसेज है कि आप बाहर निकलिए, मिले उनसे, बाकी लोगों से मिले, तो हो सकता है आपका जो दुख है वो कम हो जाए। और बहुत समय क्या होता है कि लोगों लगता है कि मैं किससे मिलूं, तो आप सोचे नहीं, बस मिले। मिलने से ही अपने आप आगे बात बढ़ जाती है, एक बात से दूसरी बात निकलती है। और दूसरा ये है कि मुस्कान जैसी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस है, सीनियर सिटीजन फेडरेशंस है, उनमें आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। बहुत समय क्या होता है कि उनके मैसेजेस आके आपके पास बहुत सारे अच्छे मैसेजेस आ जाते हैं और आप मिलना जुलना शुरू कर देते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद कोई मुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एंड लास्टली, एज इज ए नंबर विच इज इन योर माइंड, आपके माइंड में है। अगर आप सोचेंगे मैं 100 का हो गया हूँ तो 100 का हो गया हूँ। अगर आप 60 की उम्र में भी 100 का सोचने लगेंगे तो वैसा ही आपको दिखने लगेगा। मगर अगर आप 100 की उम्र में भी 60 के या 50 के या 40 के सोचते हैं अपने आप को, तो आप उसी की तरह बिहेव करेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो थैंक यू कर्नल साहब, आपने एक बहुत बढ़िया एक डिफरेंट एंगल दिया है सीनियर सिटीजन्स के लिए। आई थिंक ऐसे बहुत सारे टॉक शोज हम आगे फ्यूचर में भी करेंगे और अपने सीनियर सिटीजन के और भी लोगों को बुलाएंगे ताकि बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों पे इस पर बात करें। एंड आई विश कि आपका ये मुस्कान वाला जो इनिशिएटिव है ये बहुत बढ़िया चले, जिससे बहुत लोगों को फायदा मिले और सीनियर सिटीजन्स इससे अपने आप को अलग ना कर पाए, अपने आप को एंगेज कर पाए और आपके साथ लंबे चले और आप जैसा दिख रहे हैं वैसा ही दिखते रहे, यंग एंड ऑलवेज एक्टिव। Thank you so much. Thank you for calling me here. Thank you so much. God bless. Take care.